गाड़ी ड्राइव करते हुए करण के होंठों पर मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बस जल्द से जल्द होटल पहुंचना चाहता था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और मुस्कुराते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। होटल पहुंचते ही उसने गार्ड को गाड़ी की चाबी दी और लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ा। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और वो जल्दी जल्दी लिफ्ट को नीचे लाने के लिए बटन प्रेस किए जा रहा था, पर उससे लिफ्ट के नीचे आने तक का इंतजार नहीं हुआ और वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ने लगा। 7th फ्लोर पर आते ही वो अपने कमरे की ओर भागा और रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। मधु, मधु, करण ने उसे पुकारते हुए चारों ओर देखा पर वो वहां नहीं थी। करण ने गैलरी में भी उसे देखा पर वो वहां भी नहीं थी। उसने वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा, मधु तुम अंदर हो? मधु, पर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो मधु वहां नहीं थी पर शॉवर ऑन था। करण ने शॉवर बंद किया और वॉशरूम से बाहर आकर बोला, शॉवर ऑन है पर मधु कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ चली गई? वो अपने रूम से बाहर आया और उसने पीयूष से पूछा, पीयूष मधु रूम में नहीं है, कहाँ है? सर वो मधु भाभी नीचे गार्डन में टहलने गई है, पीयूष ने जवाब दिया। तो करण ने फिर से पूछा, उसने तुम्हें बताया कि वो नीचे गार्डन में जा रही है? जी सर, पीयूष का जवाब सुनकर करण कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, पर फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में वापस आ गया। उसने कमरे में चारों ओर देखा और फिर वहां रखे फोन का रिसीवर उठाकर बोला, किसी को मेरे रूम में भेजो राइट नाउ। जी सर, दूसरी ओर से आवाज आई। करण ने कॉल कट की और मुस्कुराते हुए बोला, इस रूम को फिर से डेकोरेट करना होगा। आज मधु को सच बताने के बाद ये हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन जाएगी। पर तभी उसकी नजर बेड पर फूलों के बीच रखे खत पर पड़ी। उसने तुरंत वो खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। करण, बहुत हिम्मत करके मैं आपको ये खत लिख रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आपके सामने नहीं कह पाऊंगी। मैं जानती हूँ करण कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। मेरे अतीत के साथ आपने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी है। आज आप मेरे लिए अपने ही भाई के खिलाफ खड़े हैं। ऋषभ का सच बाहर आते ही हमारा परिवार बिखर सकता है, पर आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं जानती हूँ। पर करण, दिल्ली वाले हादसे के अलावा मेरी जिंदगी में उससे भी बड़ा एक हादसा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको अब तक नहीं बता पाई हूँ। वो हादसा इसी शहर में हुआ था। यकीन करिए करण, मैंने आपको बताने की बहुत बार कोशिश की, पर आपको खो देने के डर से मैं कुछ बोल नहीं पाई। पर अब लगता है कि मुझे आपको उस हादसे के बारे में बहुत पहले बता देना चाहिए था। अगर बता दिया होता तो आज सच मेरे सामने ऐसे नहीं आता। करण, मुझे आज तक इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना आपने और आपके परिवार ने मुझसे किया है, पर मेरा ये सच, शायद ये प्यार मुझसे पल भर में ही छीन लेगा। आपसे दूर होकर मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगी, पर अब आपसे सच छिपाकर जीना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अब आप वो सच ना जाने, इसी में आपकी और हमारे परिवार की भलाई है। मुझे माफ कर दीजिएगा करण, इतना बड़ा सच अपने सीने में छिपाए मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, पर सच के सामने आने के बाद मैं सांसें तक नहीं ले पा रही हूँ। इसलिए आपके साथ बिताए खूबसूरत पलों को अपने साथ लिए आपकी जिंदगी से जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो करण, और आपको उसी प्यार का वास्ता। मेरे जाने के बाद खुद को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, पर जहां भी रहूंगी आपसे बहुत प्यार करूंगी और महादेव से सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी मांगूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा करण, आई एम सॉरी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए आपकी मधु। करण के हाथ से वो खत छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं रही। वो भागता हुआ रूम से बाहर आया और पीयूष से बोला, पीयूष मधु को ढूंढो जल्दी। जी सर, पीयूष ने अपने आदमियों को इशारा किया और मधु को ढूंढने चला गया। करण भी दौड़ता हुआ नीचे गार्डन में आया। उसने मधु को हर जगह देखा, पर वो कहीं नहीं थी। करण को घबराहट होने लगी। वो मन ही मन बोला, मधु के साथ तो उस रात मैं था, तो मधु सच जानकर मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। करण ने उस पल के बारे में सोचा जब वो श्यामला हिल्स जाने से पहले मधु से मिला था। वो फिर से अपने रूम की ओर दौड़ा। रूम में आते ही उसने खिड़की के पास रखे गमले से अपना छिपाया कैमरा निकाला और फिर अपना लैपटॉप उठाकर उसे उससे कनेक्ट किया।
उसे ऋषभ अपने कमरे में चाय लेकर आता हुआ नजर आया। उसने ऋषभ और मधु के बीच हुई सारी बातें सुनी भी और सब कुछ देखा भी। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। आज तूने सारी हदें पार कर दी ऋषभ। बदले की आग में गिरने की कोई हद नहीं छोड़ी तूने। पर आज मेरी बर्दाश्त की भी इंतहा हो गई है। आज तेरी इस घिनौनी साजिश की वजह से अगर मेरी मधु को एक खरोंच भी आई तो उसकी कसम आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। करण गुस्से में बोला और वहां से जाने लगा। पर तभी वहां मीरा आ गई। उसे देखते ही करण ने गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़ी और बोला, पूछा था मैंने तुमसे कि क्या शिमला में मधु के साथ कोई हादसा हुआ था, पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर बता दिया होता मीरा तो आज ऋषभ मधु के साथ इतना घटिया खेल खेलने का कभी नहीं सोचता। आज अगर मधु को कुछ हुआ मीरा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, समझी तुम। उसने इतना कहकर गुस्से में मीरा को छोड़ दिया और वहां से चला गया। पर मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि करण को अचानक से हुआ क्या है। तभी उसकी नजर करण के लैपटॉप पर चल रहे वीडियो पर पड़ी। वो लैपटॉप की ओर बढ़ी और उसने बेड पर बैठकर वीडियो देखा, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एकाएक उसकी नजर फ्लो पर पड़े खत पर पड़ी। उसने खत उठाकर पढ़ा तो उसके हाथों से वो खत छूट गया। तभी वहां रोहित आ गया। वो मीरा को वहां देखकर हैरान था। मीरा तुम यहाँ? रोहित ने पूछा। पर मीरा उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोता देख रोहित तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ मीरा, तुम रो क्यों रही हो? और करण और मधु कहाँ हैं? मीरा कुछ नहीं बोल पाई, वो बस रोए जा रही थी। रोहित ने फिर से पूछा, मीरा आखिर हुआ क्या? तुम ऐसे क्यों रो? रोहित ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी उसकी नजर भी लैपटॉप पर पड़ी। वो लैपटॉप उठाकर देखने लगा। सब कुछ सुनकर तो उसके भी जैसे होश ही उड़ गए। सब कुछ खत्म हो गया रोहित, सब कुछ। मधु ये सच कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उस रात ऋषभ उसके साथ था। मीरा रोते हुए बोली। रोहित उसे हैरानी से देखने लगा और फिर बोला, ऋषभ झूठ बोल रहा है मीरा, क्योंकि उस रात मधु के साथ ऋषभ नहीं बल्कि करण था। उसने ही मधु को बचाया था। मीरा ये सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी तो वो फिर से बोला, हाँ मीरा, करण को जंगली जानवरों की फोटो क्लिक करना बहुत पसंद है और उस दिन करण जंगल में फोटोग्राफी कर रहा था। तभी तूफान आ गया और उसे एक चट्टान के नीचे रात बितानी पड़ी। पर तभी उसे किसी के पानी में गिरने की आवाज आई। करण ने फोन की टॉर्च से पानी में देखा तो उसे एक लड़की नजर आई। वो उस लड़की को बचाने के लिए उस ठंडे पानी में कूद गया। अंधेरा होने की वजह से उसे मधु का चेहरा नजर नहीं आया। वो मधु की जान बचाने के लिए अंधेरे में इधर उधर भटकता फिर रहा था। तभी उसे एक कॉटेज मिल गया और वो मधु को उस कॉटेज में ले गया। भीगने और इतनी देर बर्फ में रहने की वजह से मधु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे बचाने के लिए उसे जो ठीक लगा उसने किया। पर सुबह होते ही करण के जागने से पहले मधु वहां से चली गई। करण ने उसे बहुत ढूंढा पर वो उसे मिली ही नहीं। यहाँ तक कि उसने यहाँ एक पुलिस स्टेशन में उसे ढूंढने के लिए कंप्लेन भी करवाई थी ताकि वो उससे मिलकर माफी मांग सके, पर मधु का कुछ पता नहीं चला। करण को आज ही ये बात पता चली है कि मधु ही वही लड़की है जो उस रात उसके साथ थी। यही बताने वो यहाँ आया था। मीरा ये सब सुनकर हैरान थी। वो बेड पर बैठकर बोली, ये किस्मत का कैसा खेल है रोहित, जिसने दो इंसानों को इस कदर एक दूसरे से जोड़ दिया है कि वो कहीं भी हो उनकी किस्मत उन्हें साथ ले ही आती है। शायद करण और मधु की किस्मत उस दिन ही एक दूसरे से जुड़ गई थी, जिस दिन उस मेहंदी वाली ने नंदिनी की जगह मधु के हाथों में करण का नाम लिख दिया था। वरना मधु का तो करण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और फिर शिमला का वो अजीब हादसा और फिर करण और मधु की शादी। किस्मत ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनके इश्क का इम्तिहान लेने में। पर करण और मधु ने ये इम्तिहान पार कर लिया है मीरा। अब उन्हें ऋषभ तो क्या, दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। रोहित मुस्कुराते हुए बोला। पर मीरा सोच में पड़ गई और फिर बोली, ऐसा प्यार और ऐसा किस्मत कनेक्शन तो मैंने कभी किताबों में भी नहीं पढ़ा और ना ही कभी सुना। पर तुम उस प्यार की गवाह बन गई है ना? रोहित मुस्कुराते हुए बोला। मीरा ने भी उसकी ओर देखा। दोनों कुछ देर एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। फिर मीरा झेपकर बोली, मुझे मधु को ढूंढना होगा। कहीं ऋषभ की बातों को सच मानकर वो अपने साथ कुछ कर ना बैठे। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी रोहित भी बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
मीरा ने सिर हिलाया और दोनों मधु को तलाशने के लिए निकल पड़े। इधर करण मधु का नंबर ट्राई करते हुए उसे ढूंढ रहा था। तभी पीयूष दौड़ते हुए उसके पास आया। सर, मैंने सोहेल को मधु भाभी के आसपास रहने के लिए कहा था। उसका अभी कुछ देर पहले फोन आया था। मधु भाभी ठीक है। वो गार्डन में टहलने का बोलकर अपने कमरे से बाहर आई थी और फिर वो पैदल की श्यामला हिल्स की ओर बढ़ने लगी। सोहेल को लगा कि आप वहां गए हैं, इसलिए भाभी टहलते हुए वही आपके पास जा रही है, क्योंकि इस होटल से वहां की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की है। इसलिए सोहेल ने उन्हें रोका नहीं, पर जब मैंने उसे फोन किया तब उसे पता चला कि आप तो यहाँ आ चुके हैं। करण ने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और बोला, सोहेल से कहो कि मेरे वहां पहुंचने तक मधु पर से अपनी नजरें ना हटाए। मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। यस सर। पीयूष के इतना कहते ही करण दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। उसके जाते ही पीयूष खुद से बोला, मुझे भी सर के पीछे जाना चाहिए, क्या पता सर को मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। पीयूष ने भी होटल की एक गाड़ी मंगवाई और करण के पीछे चल दिया। करण तेजी से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। प्लीज महादेव, बस एक बार मुझे मेरी मधु सही सलामत लौटा दो, उसके बाद मैं उसे खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। प्लीज उसे कुछ भी गलत करने से रोक लेना। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा भरोसा हमेशा के लिए आप पर से उठ जाएगा। आप पर मेरे अटूट विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। मैं नंदिनी को तो नहीं बचा सका, पर मधु को नहीं खो सकता। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा मैं। इधर मीरा और रोहित भी मधु को तलाश रहे थे। मीरा को इतना परेशान और रोता देखकर रोहित बोला, मैं करण से पूछता हूँ उसे मधु मिली या नहीं। मीरा कुछ नहीं बोली, पर रोहित ने तुरंत करण को फोन किया। करण की कॉल रिसीव करते ही रोहित ने तुरंत पूछा, करण मधु का कुछ पता चला? हाँ रोहित, मैं होटल से जाने से पहले अपने कुछ आदमियों को मधु की सेफ्टी के लिए छोड़ आया था। उनसे ही पता चला कि मधु श्यामला हिल्स की ओर गई है। मैं वही जा रहा हूँ। इतना कहकर करण ने कॉल कट कर दी। रोहित ने भी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और मीरा से बोला, करण को मधु का पता चल गया है, वो श्यामला हिल्स गई है। हमें भी जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। ये सुनकर मीरा ने सुकून की सांस ली और मन ही मन बोली, प्लीज मधु कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि तेरे लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है कि उस रात तेरे साथ ऋषभ नहीं बल्कि तेरा करण ही था। जो रात तेरे लिए तेरी जिंदगी का नासूर बन गई थी, वही रात अब तेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाएगी। हे महादेव, करण को जल्द से जल्द मधु तक पहुंचा दो, ताकि वो मधु को सही सलामत मेरे पास ले आए, प्लीज। इधर करण ने श्यामला हिल्स पहुंचते ही अपनी गाड़ी रोकी और तेजी से ऊपर जाने लगा। उसने ऊपर जाते हुए सोहेल को फोन किया तो उसने भी उसका नंबर देखते ही कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही करण ने पूछा, मधु कहाँ है? यही है सर, यहाँ ऊपर जो छोटा सा महादेव का मंदिर है, उसी मंदिर के बाहर बहुत देर से अकेली बैठी है, सोहेल ने मधु की ओर देखकर कहा। सोहेल की बातें सुनकर करण ने कॉल कट की और दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। करण ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से टिककर बैठी मधु को देखा तो अपनी दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर रख ली और हाँफते हुए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मधु को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ गई थी। तभी सोहेल उसके पास आकर बोला, सर मैम बहुत देर से ऐसे ही बैठी है, मंदिर भी बंद हो गया है, पर वो यहाँ से हिली भी नहीं। पंडित जी ने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, पर ये कुछ नहीं बोली। थैंक्स सोहेल, आज तुम्हारी वजह से मधु सही सलामत मेरे सामने है। थैंक यू, करण उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। तो सोहेल मुस्कुरा दिया, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है सर, आपको और मैम को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। करण मधु की ओर देखकर उससे बोला, सोहेल तुम होटल वापस जाओ, मैं मधु को लेकर थोड़ी देर में आता हूँ। सोहेल ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही करण आहिस्ता आहिस्ता मधु की ओर बढ़ने लगा। वो मधु के करीब पहुंचा, पर मधु को जैसे कुछ होश ही नहीं था, इसलिए उसे करण के पास होने का एहसास तक नहीं हुआ। वो बस अपना सिर टिकाए बैठी थी। मधु, तभी करण ने उसे पुकारा, पर मधु ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। करण उसके पास बैठा, उसने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और बोला, मधु मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज सुनकर मधु ने उसकी ओर देखा तो करण भी उसे ही देख रहा था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिर से उसके चेहरे को छुआ। मधु मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी मधु ने झटके से उसके हाथों को अपने गाल से हटा दिया और उठकर खड़ी हो गई।
करण भी उसे देखते हुए उठ खड़ा हुआ तो मधु रोते हुए बोली, प्लीज करण, आप मुझसे दूर रहिए, दूर रहिए। मधु, एक बार मेरी बात सुन लो। करण उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, पर मधु ने अपने कदम पीछे लेने शुरू किए और बोली, मेरे पास मत आइए करण, मत आइए मेरे पास। आपके लायक नहीं हूं मैं। बहुत बड़ा धोखा दिया है मैंने आपको। वजह चाहे जो भी हो, पर मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था आपको। इतना कहकर वो पलटी और वहां से भाग गई। मधु, मेरी बात सुनो। मधु, करण भी चीखते हुए उसके पीछे दौड़ा। वो बहुत तेजी से दौड़ती हुई खाई की ओर बढ़ रही थी, पर तभी करण ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे अपने करीब लाकर बोला, मधु प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ऋषभ ने तुमसे जो भी कहा है वो सब झूठ है मधु। ये सुनकर मधु रोते हुए बोली, नहीं करण, वो सच कह रहा था। मैंने आपको ये बात नहीं बताई, पर ये सच है कि उस रात बर्फ के तूफान में मैं नदी में गिरी थी और किसी ने मुझे बचाया था, जिसके साथ मैं सारी रात थी, और वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था। नहीं मधु, वो करण ने कुछ कहना चाहा, पर मधु ने फिर से उसके हाथ झटक दिए और पहाड़ी के किनारे पर आकर खड़ी हो गई। करण उसे वहां देखकर बहुत घबरा गया। उसने नीचे देखा तो बहुत गहरी खाई थी। वो गुस्से में मधु की ओर बढ़ते हुए बोला, ये क्या पागलपन है मधु, दूर हटो वहां से। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो तुम नीचे गिर जाओगी। वही रुक जाइए करण, एक कदम भी मेरी तरफ मत बढ़ाएगा, वरना मैं नीचे कूद जाऊंगी। मधु उसकी ओर देखकर बोली। करण ने घबराकर अपने कदम रोक लिए तो मधु रोते हुए बोली, मेरे पास मत आइए आप करण, क्योंकि मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। मुझे पता है कि सच जानकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब से मुझे सच पता चला है, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मुझे घिन आ रही है खुद पर ये जानकर कि मुझे उस इंसान ने छुआ है जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मुझसे एक पल सांस भी नहीं ली जा रही है। खुद को खत्म करने का दिल कर रहा है। मधु, मेरी बात सुनो, वो झूठ बोल रहा है। करण उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, पर मधु ने उसे रोका, मेरे पास मत आइए करण, वरना मैं नीचे कूद जाऊंगी। ठीक है, नहीं आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, पर तुम एक बार मेरी बात तो सुन सकती हो ना। प्लीज मधु, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। करण आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ते हुए बोला तो मधु फिर से रोने लगी। उसने नंदिनी को भी मार दिया है करण, मेरी वजह से एक बेकसूर लड़की की जान चली गई। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको भी मार देगा। मधु की बातें सुनकर करण की भी आंखें खुली की खुली रह गई। ये जानकर कि नंदिनी मर चुकी है, उसे भी धक्का सा लगा। पर तभी मधु फिर से बोली, उस लड़की ने मुझे जिस राक्षस से बचाने के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी, किस्मत मुझे उसी राक्षस के पास ले गई। अगर उस रात मैं आपके और नंदिनी के बीच नहीं आई होती तो आज आप नंदिनी के साथ खुश होते, पर मुझे तो आदत है लोगों से उनकी खुशियां छीनने की। इसलिए तो मेरी माँ भी मुझसे नफरत करती है, और ये जानकर कि मेरी वजह से ऋषभ ने नंदिनी को मार दिया, आप भी मुझसे नफरत करोगे। माँ की नफरत तो सहन कर ली मैंने करण, पर आपकी नफरत सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाइए आप। उसने इतना कहकर अपना एक कदम पीछे हटाया और लड़खड़ाते हुए खाई में गिरने लगी, पर करण ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। मधु आंखों में आंसू लिए उसे एकटक देखने लगी, पर करण को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा या पागल हो गई हो, अभी गिर जाती तुम खाई में। वो गुस्से में मधु की बांह पकड़कर बोला। मधु कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी करण गुस्से में चीखा, कुछ मत कहना मधु, एक शब्द भी नहीं, बहुत बोल चुकी हो तुम। बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, इसलिए अब तुम चुपचाप मेरी बात सुनोगी, समझी तुम। मधु ने रोते हुए अपना सिर झुका लिया तो करण उसे अपने करीब लाकर बोला, ऋषभ झूठ बोल रहा है मधु, उस रात वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि उस रात तो तुम मेरे साथ थी। मधु का रोना अचानक से बंद हो गया और वो उसे एकटक देखने लगी। करण ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और बोला, हाँ मधु, उस रात मैंने तुम्हें बचाया था। वो मैं था जिसने तुम्हें नदी से निकाला था, वो मैं था जो तुम्हें उस कॉटेज में लेकर गया था। ये सब सुनकर मधु उसे हैरानी से देखने लगी तो करण फिर से बोला, उस रात तुम्हारी जान बचाने का मेरे पास वही एक रास्ता बचा था जो मैंने अपनाया मधु, पर ट्रस्ट मी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें किसी के सामने या खुद की नजरों में शर्मिंदा होना पड़े। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं ना ताकि मैं खुद से नफरत ना करूं।
मधु ने पूछा। करण हल्के से मुस्कुरा दिया। नहीं मधु, मैं जो कह रहा हूँ वो हमारी जिंदगी का वो सच है जिसकी वजह से आज तक हम दोनों ही खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। किस्मत ने जैसा खेल हमारे साथ खेला है, शायद ही किसी और के साथ खेला हो। उस शाम जब तूफान आया था तो मैं जंगलों में जानवरों की फोटो क्लिक कर रहा था। तूफान से बचने के लिए मैं एक चट्टान के नीचे बैठ गया। तभी नदी में कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने फोन की रोशनी में देखा तो एक लड़की पानी में डूब रही थी। उस रात जो कुछ भी हुआ करण ने सब कुछ उसे बताया, पर मधु अभी भी उसे एकटक देख रही थी। करण ने अपनी जीन्स की जेब से उसकी पायल निकाली और उसकी हथेली में थमाकर बोला, सुबह जब मेरी आंख खुली तो तुम वहां पर नहीं थी, पर जाते हुए शायद जल्दबाजी में तुम अपनी एक पायल और दुपट्टा वहां छोड़ आई थी। अपनी पायल करण के पास देखते ही मधु को याद आया कि उस रोज वो सच में अपनी एक पायल और दुपट्टा वहां भूल आई थी। तभी करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोला, आओ मेरे साथ। मधु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उस रात उसे करण ने बचाया था। करण उसे अपनी गाड़ी के पास लाया और उसने उसमें से उसका दुपट्टा निकालकर मधु की ओर बढ़ाया। ये तुम उस सुबह वही भूल आई थी। अपना दुपट्टा पहचानते ही मधु की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। तो करण फिर से बोला, अब तुम खुद ही सोचो मधु कि अगर ऋषभ उस रात तुम्हारे साथ था तो तुम्हारा दुपट्टा और पायल मेरे पास कैसे आए। उस रोज आंख खुलते ही मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मधु, पर तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हारी तरह मैंने भी तुम्हें नहीं देखा था, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में उस हादसे की कंप्लेन भी की थी ताकि मैं उस लड़की को ढूंढ सकूं और उससे माफी मांग सकूं। तब से लेकर आज तक मैं और यहाँ के थाने के इंस्पेक्टर रेहान, जो कि मेरा दोस्त भी है, तुम्हें तलाश रहे हैं, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। लेकिन शायद ऋषभ को कहीं से ये बात पता चल गई और उसी का फायदा उठाकर उसने तुम्हारे साथ ये खेल खेला, पर शायद उसे ये नहीं पता चल पाया कि उस रात तुम्हारे साथ में था। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो तुम मम्मा से भी पूछ सकती हो। शिमला से लौटते ही मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था मधु। मधु उससे लिपटकर रोने लगी, पर उसकी आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कान भी थी। करण ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसकी आंखें भी नम थी। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है करण, तभी मधु रुआदी सी आवाज में बोली। करण मुस्कुरा दिया। उसने मधु के माथे को चूमा और बोला, मधु, महादेव ने शायद हम दोनों के नसीब बहुत पहले ही जोड़ दिए थे, इसलिए तो हम दोनों के साथ जितने भी हादसे हुए उन्होंने हमें ही एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाँ करण, हम दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं थे और महादेव ने हमारी किस्मत को बहुत पहले ही मिला दिया था। करण ने उसकी ओर देखा और बोला, और तुम मुझसे मेरी किस्मत छीनने जा रही थी। अपनी जान देना का ख्याल तुम्हारे मन में कहाँ से आया मधु? एक बार भी तुमने मेरे बारे में, अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या कहता उनसे? मधु ने अपना सिर झुका लिया। आई एम सॉरी करण। करण ने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। इतना दर्द और इतनी तकलीफ सहने के बाद महादेव ने हमें एक दूसरे से मिलाया है मधु, इसलिए आगे से ऐसी हरकत करने के बारे में कभी सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी तुम? सॉरी, मधु एक बार फिर बोली। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ देर बाद मधु ने उसकी ओर देखकर पूछा, करण, आपको पता कैसे चला कि उस रात में ही आपके साथ थी? करण मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और मधु भी उसके जवाब का इंतजार करने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।